हेलो क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले डिस्को rapporter यानी रिपोर्टेड स्पीच इन फ्रेंच। तो चलिए लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, शुरुआत करेंगे avec le discours direct और discours indirect, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज उस पार्ट पे हम फोकस करने वाले। तो बच्चों, हाउ डू यू रिपोर्ट सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच इन इंग्लिश? क्योंकि अगर आपको इंग्लिश वाले रूल्स आते हैं तो फ्रेंच वाले तो आप चुटकी बजा के करें। तो चलिए इंग्लिश वाले एक बार फटाफट रूल्स रिवाइज करें। हाँ जी, ही सेज इट रेन्स, वो कहता है बारिश हो रही है। तो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ही सेज दैट इट रेन्स। इसी तरह अगर वो बोले ही सेज कम इन, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? He commands to come in, right? तो इंग्लिश में जब भी कोई डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है हम कनेक्टर दैट यूज करते हैं, और कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस जहां ऑर्डर, कमांड, एडवाइस दी जा रही है वहां पे वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, राइट? इसी तरह अगर क्वेश्चन हो तब क्या करते हैं इंग्लिश में? He asks, are you coming? सो ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी, राइट? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब मैं इंग्लिश में लिखूंगी मैं कनेक्टर यूज करूंगी इफ। ही आस्क्स इफ आई एम कमिंग। इसी तरह एक और सवाल वो पूछे, ही आस्क्स वेयर आर यू गोइंग। तो इस केस में भी क्या इंग्लिश में इफ यूज करते हैं? नहीं ना, क्योंकि इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी कनेक्टर वही बन जाता है। He asks where I was going, right? तो इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां यस नो रिप्लाई हो वहां कनेक्टर इफ होता है, और जहां क्वेश्चन वर्ड हो तो कनेक्टर क्वेश्चन वर्ड ही बन जाता है। तो बच्चों, इंग्लिश में जब आपको ये सारे रूल्स आते हैं तो फ्रेंच इतनी कोई अलग थोड़ी है रूल्स के मामले में, ये फ्रेंच में भी देख लेते हैं। चल, रूल नंबर 1, डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा दो क्लॉजेस को किससे जोड़ोगे? क से, जो इंग्लिश में ऑब्वियसली क्या है? दैट। तो हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले तो सब्जेक्ट यूज करोगे और रिपोर्टिंग वर्ब लाइक ही सेज, क इज दैट, और फिर आगे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल। एग्जांपल देखें, il dit, il lèche। तो क्या होगा बच्चों? il dit que il lèche। इसी तरह il dit Martha vient en retard। So il dit que Martha vient en retard। Easy, right? रूल 2 पे आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव करने से पहले हम इंपेरेटिव को दो पार्ट्स में बांट देंगे, एक एफर्मेटिव इंपेरेटिव और दूसरे नेगेटिव। तो एफर्मेटिव इंपेरेटिव में फ्रेंच में बच्चों क्या होगा? हम प्रेपोजिशन द यूज करेंगे बिफोर इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डी ई, जो भी वर्ब गिवन था इंपेरेटिव फॉर्म में उसका इंफिनिटिव फॉर्म, यानी जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म नहीं होता वो, और फिर ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में था। एग्जाम्पल देखते हैं। Le professeur dit fermez la porte, close the gate। सो क्या करेंगे? Le professeur dit de, fermer का मैंने क्या लिखा? इंफिनिटिव फॉर्म, fermer la porte, और एक्सक्लेमेशन मार्क हट गया ऑब्वियसली। इसी तरह la maman dit à son élève va dehors et joue avec les petits enfants। अब यहाँ दो वर्ब है तो दोनों का ही हमें क्या यूज करना है बच्चों? इंफिनिटिव फॉर्म। La maman dit à son élève de aller dehors et de jouer avec les petits enfants। यहाँ पे सेकंड द ऑप्शनल, आप नहीं भी लगाओगे
चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है, अगर वो इम्पेरेटिव फॉर्म में है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में उसका इन्फिनेटिव फॉर्म ही आप लिखोगे। देखो कितनी जल्दी 2 रूल हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, नेगेटिव इम्पेरेटिव। नेगेटिव इम्पेरेटिव में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक न पा का एडिशन है और वो न पा एक साथ आएंगे। वर्ब से पहले न, वर्ब के बाद पा, ऐसे नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, द न पा इकट्ठे। नेगेटिव इम्पेरेटिव है क्योंकि हमारा इन्फिनेटिव वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे il dia moi ne soit pas en retard। अब ये सुआ वर्ब कौन सी है बच्चों, एत्र। एत्र का इम्पेरेटिव होता है ना सुआ, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, il me dit de ne pas être en retard। इसी तरह le professeur dit aux étudiants ne faites pas du bruit, don't make noise। So le professeur dit aux étudiants de ne pas faire du bruit, राइट। आई होप यहाँ तक आपको रूल समझ आ रहे होंगे। चलिए फिर रूल 3 पे बढ़े। रूल 3 बात कर रहा है उन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की जिनका आंसर हम वी या नो में दे सके, यानी यस या नो रिप्लाई वाले क्वेश्चंस। तो उस केस में कनेक्टर क्या यूज होगा, सी। सी मतलब इफ, ओके। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टर सी एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल्स ही समझते हैं इसको भी। La fille demande à sa mère, les grands-parents viennent-ils? तो इसका आंसर यस या नो में आएगा, राइट। अब देखो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट तो la fille है, रिपोर्टिंग वर्ब demande, आ sa mère भी ठीक है, सी भी लगा देंगे, लेकिन सी के बाद बच्चों हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब यहाँ अगर आप देखो वियांतिल इन्वर्जन करके लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच एक स्टेटमेंट आप बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता है लिख रहा पारो, हम इल्स अवॉइड करेंगे लिखना। तो आंसर क्या बनेगा, ला फille lui demande, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया विद लुई, सी les grands-parents viennent। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। Le garçon demande à Mehek, the boy asks Mehek, Anish vient-il au parc? Anish आएगा पार्क में। So same, le garçon demande à Mehek si Anish vient au parc। ओके बच्चों, समझ आ रहा है ना कैसे करना है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए बच्चों। Il me demande est-ce que elle va à l'école। अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे बना, एस्क से। तो क्या लगता है इनडायरेक्ट स्पीच में एस्क रहेगा, जी नहीं, ये एस्क रिप्लेस हो जाएगा किससे बच्चों, सी से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, il me demande si elle va à l'école। इसी तरह elle lui demande est-ce qu'il danse, तो अब यहाँ आंसर क्या बनेगा, elle lui demande s'il danse। अब यहीं पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोट करो बच्चों। पहला एस का रिप्लेस किया कनेक्टर सी ने, ये तो हमने समझ लिया। दूसरा सी जो है वो एस अपोस्ट्रोफ बन जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इल और इल्स से पहले, अदरवाइज आप एस आई ही लिखोगे। मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं। अब ऐसे तो वॉवल यहाँ भी है, सी के बाद एल, ई वॉवल ही तो होता है, बट यहाँ मैंने एस अपोस्ट्रोफ नहीं लिखा। एस अपोस्ट्रोफ सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब सब्जेक्ट प्रोनाउन इल या इल्स हमारे पास हो, ठीक है। चलिए यहां तक हमने 3 रूल्स कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं आखिरी रूल की तरफ। इन इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस विद अ क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एंड फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए एक एग्जांपल, il demande quand vient-elle, when is she coming। so il demande quand elle vient, बस सिंपल से तो काम करना था, elle vient लिखना था, क्वेश्चन मार्क हटाना था। इसी तरह le professeur demande où se trouvent les étudiants, कहाँ मिलेंगे ये बच्चे। so le professeur demande où
les étudiants so through। ठीक है, अब भी लग रहा है क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल? नहीं ना, आई होप। चलिए, इससे पहले रूल्स खत्म करूं और एक्सरसाइज कराऊं, एक और चीज। कई बार जब क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास होते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को एज अ कनेक्टर यूज नहीं करते। समटाइम्स वी यूज सक। आप समझ ही गए होंगे, जब जब क्वेश्चन वर्ड क होगा या किस क होगा, तब हम कनेक्टर सिर्फ क नहीं स का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, Il demande qu'est-ce que marque bois। अभी हमने पीछे ही सीखा, एस का तो हम लगाते नहीं। qu'est-ce que marque bois, तो इस केस में बच्चों ये पूरा qu'est-ce que लगाने की बजाय हम इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, सिर्फ स का। Il demande ce que marque bois। इसी तरह Il demande que font-elles, what are they doing। सो il demande, यहां पर भी सिर्फ का नहीं, क्या लगेगा, सक। il demande ce qu'elle। ठीक है, तो अब जब क के लिए स का लग रहा है, आप बोलोगे मैम की के लिए स की लगेगा, बट नहीं, इतना भी इजी नहीं। ठीक है, हाँ, अगर की एस की है, जैसे क्वेश्चन है Le père demande à sa fille qui est-ce qui Pierre who are going to France। तो इस केस में तो मैं स की लगा रही हूँ, Le père demande à sa fille ce qui va en France। लेकिन अगर क्वेश्चन हो Le père demande à sa fille qui invites-tu ce soir, तो देखो बच्चों, आंसर में स की नहीं आएगा, आंसर में सिर्फ और सिर्फ की आएगा। Le père demande à sa fille qui elle habite ce soir। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। सिर्फ की है तो वो एज इट इज यूज होगा, सिर्फ क है और किसका है तो स का यूज होगा। और अगर की एस की, ये पूरा फ्रेज है, सिर्फ तभी मैं स की यूज करूंगी। ठीक है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजिंग थोड़ा और प्रैक्टिस कर ले। तो इसी के साथ बेसिक रूल्स तो हो गए, तो जब रूल्स हो गए उनको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने इन्हीं रूल्स पे बेस आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं, करिए इनको ट्राई, वीडियो को पॉज कर लीजिए, तसल्ली से इनको करिए, जब हो जाए यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज अगर नोट की हो बच्चों, मैंने पीछे कराए हुए किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन के चेंज की तो बात ही नहीं की। अब क्या आपको क्या लगता है हमेशा इतने सिंपल सेंटेंसेस आएंगे क्या, जो लिखा है बस सेम टू सेम लिख दो, बस कनेक्टर याद रखो? नहीं ना, रिपोर्टेड स्पीच का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ही यही है कि प्रोनाउंस कैसे बदलेंगे। तो चलो वो भी सीख लेते हैं, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। सो हाउ डू यू चेंज देम इन इंग्लिश? शुरुआत इंग्लिश से ही करूंगी, हाँ, दोनों सिखा रही हूँ साथ साथ, एक ही वीडियो में दोनों काम हो रहे हैं आपके। तो इंग्लिश में जब भी प्रोनाउंस हमें चेंज करने होते हैं, एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं हम, सन का, SUN वाला नहीं, SON वाला। SON रूल क्या कहता है, कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर मेरे को गिवन है, आई, वी, मी, माई, अस, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो अगर इनमें से कोई भी नाउन है, इनको चेंज करो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर। रिपोर्टर मतलब कौन सवाल पूछ रहा है, कौन बात कह रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लूं, ही सेज डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे रिपोर्टर कौन है, ही। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस चेंज हो जाएंगे। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की। तो जितने भी मेरे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं, यू या योर, वो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टी। रिपोर्टी मतलब किससे बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर होता ही सेज टू मी, तो मी के हिसाब से चेंज होते प्रोनाउन। ही सेज टू हिम, तो हिम के हिसाब से होते। ठीक है, एंड लास्ट और सबसे इजी, जितने भी हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, दे डोंट चेंज, वो बेचारे सीधे साधे वैसे ही रहते हैं।
जितने भी अभी हमने पीछे एग्जाम्पल्स किए फ्रेंच में, वो सब थे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। नहीं विश्वास हो रहा तो जाके वापस देख लो। इसीलिए कहीं भी प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पल्स देख ले। हाँ जी, he says to me I will give it to you। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। आई क्या एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये किसके हिसाब से चेंज होगा बच्चों? ही के हिसाब से, जो रिपोर्टर है, राइट। और यहाँ पे विल गिव इट टू यू, ये यू क्या है? सेकंड पर्सन। तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू कि किससे बात हो रही है। बात तो मुझसे हो रही है, तो इसका मतलब ये आई बन जाएगा ही और यू बन जाएगा मी। तो आंसर क्या बनेगा? ये देखिए, he says to that he would give it to me, वही है ना। इसी तरह she says to them he will give it to you। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, तो ये तो सेम रहेगा। बट ये you किसके हिसाब से चेंज होगा? किससे बात कर रहे हैं हम? them से, तो ये you them में बदलेगा। she says to them that he would give it to them। तो जब इंग्लिश में इस तरह से हो रहा है, फ्रेंच अगेन आपने देख ही लिया, यूनिक थोड़ी है, सेम पैटर्न फॉलो करोगे फ्रेंच में भी। सी les pronoms sujets sont des premières personnes, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, je, nous, me, moi, moi, notre, नो, कुछ भी फर्स्ट पर्सन वाला है, वो चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन हु इज स्पीकिंग, यानी रिपोर्टर। Second person pronouns, tu, vu, te, ton, ta, votre, वो, whatever it is, it will change according to reportee कि किससे बात हो रही है। और अगर बाय चांस सेंटेंस में कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, troisième personne है, il, elle, on, ils, elles, lui, son, sa, c'est, leur, whatever, वो सब बेचारे सेम टू सेम रहे। ठीक है, ट्राई करें कुछ एग्जांपल्स। हाँ जी, il dit à moi je vais partir sans toi। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन je, जो किसके हिसाब से चेंज होगा? कौन बात कर रहा है उसके हिसाब से, यानी il। फिर मुझे दिख रहा है तुआ, और ये तुआ किसके हिसाब से चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू किससे बात हो रही है। बात किससे हो रही है? टू मुआ। तो ज बन जाएगा il, तुआ बन जाएगा मुआ। मेरा आंसर हो जाएगा il dit à moi qu'il va partir sans moi, कि वो मेरे बिना चले जाएंगे। इसी तरह il demande à Louis, she's asking him, tu prendras ma voiture, you'll take my car। सो यहाँ पे त्यू किसके हिसाब से चेंज होगा बच्चों? लुई के हिसाब से। और माँ, कम ऑन, एल के हिसाब से। वेरी गुड। सो त्यू किसके हिसाब से चेंज होगा बच्चों? लुई, यानी थर्ड पर्सन, तो इल बना देते हैं। और माँ किसके हिसाब से चेंज होना है? एल के हिसाब से, थर्ड पर्सन, तो सा बना देते हैं। Il demande à Louis s'il prendra sa voiture। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैम आपने तो यूं ही कर दिया, हमें टाइम लगेगा। तो टाइम लो, ध्यान से समझो, लिस्ट लेके बैठो साथ में। ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड पे लिस्ट थी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये वाली, ये साथ में लेके बैठो कि कौन से फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं, कौन से सेकंड और कौन से थर्ड। आपको इजी रहेगा जब आप चेंजिंग कर रहे होगे उस वक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वापस कुछ और एग्जाम्पल। Les filles me disent tu apportes les joujoux pour nous। हमेशा अंडरलाइन कर लो सब्जेक्ट्स जब नया नया सीख रहे हो कोई भी चीज। तो ये त्यो म के हिसाब से, क्योंकि मुझसे बात हो रही है, और ये नो लेफी के हिसाब से। तो ये देखो, les filles me disent que j'apporte les joujoux pour elles। तो यहाँ पे त्यो बना ज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टी, एंड नो बना एल्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर। ठीक है, हाँ जी अगला देखिए। il lui dit tu la lui donne। यहाँ पे त्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लुई, जिससे बात हो रही है।
पर क्या ये भी चेंज होंगे ला लुई? नो, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन में है, हम इनको चेंज नहीं करेंगे. सो il lui di quel, ला लुई दोनों. यहाँ पर अगर आप il भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. So tu becomes L according to the reportee and the pronouns stay the same क्योंकि वो थर्ड पर्सन के थे. एक और je lui dis je te téléphone dans les soirs. अब देखो ये je रिपोर्टर भी je है तो ये सेम रहेगा एंड ये त चेंज होगा अकॉर्डिंग टू लुई. आंसर je lui dis que je lui téléphone dans les soirs. je तो सेम रहा और त लुई बन गया अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग. आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है स्टार्टिंग में जब पहली बार करते, बट एक बार आप मैच करना सीख गए ना क्या किसके हिसाब से चेंज होगा और किस फॉर्म में, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएगी. इसलिए मैं कह रही हूँ वो जो पेज का स्क्रीनशॉट दिलवाया था फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन अपने साथ लेके बैठो तभी अच्छे से कर पाओगे. ठीक है, तो उन्हीं रूल्स के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस करेंगे. मार्था me dit tu peux venir chez moi. सो tu चेंज होगा अकॉर्डिंग टू म, मुआ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मार्था. करो अपने आप, चलो जल्दी से. तो 2 और सेंटेंसेस दे. ठीक है, जब हो जाए एक बार इस वाली स्लाइड पे आओ. तो आंसर पहले वाले का बेटा क्या बना? मार्था me dit que tu चेंज हुआ je में और मुआ चेंज हुआ एल में. देखा? सो अगर ऐसे ही मैच करोगे आराम से आपके सारे स्टेटमेंट्स हो जाएंगे. चलिए रूल 2 पे ट्राई कर ले. रूल 2 क्या था? एफर्मेटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव वाला. तो यहाँ भी मैंने 3 सेंटेंसेस दिए. ठीक है, एक करके दिखाऊं या नहीं? कर ही लोगे, पता है मुझे. ट्राई करो. वही द अगर नेगेटिव है तो नपा लगाना, नहीं है तो नपा स्किप कर देना और जो वर्ब गिवन है उसकी फॉर्म लगाना इंफिनिटिव वाली. और अगर प्रोनाउन है एक ही में है तो उस प्रोनाउन को चेंज करना. ठीक है, ट्राई करिए इस एक्सरसाइज को. अब मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे. अब ये मुआ किस में चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर. मॉन आमी माई फ्रेंड. ठीक है, तो यानी थर्ड पर्सन है. अब थर्ड पर्सन में प्रोनाउन क्या लगते हैं? ल, ला, एल अपोस्ट्रोफ. क्योंकि आपले वर्ब थी तो एल अपोस्ट्रोफ आया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या था हमारा? इंटेरोगेटिव्स वाला. इंटेरोगेटिव्स के 3 सेंटेंसेस दे दिए मैंने. रूल्स को ध्यान रखते हुए करो इनको ट्राई. कनेक्टर क्या लगेगा? सी. ओके, यहां से मैच करना अपने आंसर्स को. कौन सा समझाऊं इस बार? लास्ट वाला समझा दो. Je demande à ma mère si. अब मार्था एंड सूजी थर्ड पर्सन थे तो थर्ड पर्सन ही रहे. यहाँ पे मौ था लेकिन चेंज किसके हिसाब से होता है? रिपोर्टर के हिसाब से. लेकिन रिपोर्टर भी कौन निकला? फर्स्ट पर्सन. तो पूरा का पूरा सेम टू सेम रहा. ठीक है, लास्ट रूल बच्चों. चलिए अगेन 3 सेंटेंसेस. क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ विल बी द कनेक्टर. चेंज ऑफ प्रोनाउंस का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ओ 4 है. ठीक है, करिए. कौन सा वाला समझाऊं इस बार? पहला. अब कोमो तो कोमो ही रहा. त्यू किसके हिसाब से चेंज हुआ? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टी, जिससे बात हो रही है, तो इसीलिए वो बना जवे. एंड आई नो लास्ट वाला भी आपके लिए एक थोड़ा अलग सा सेंटेंस है. एल्मा डिमांड आ की टेलीफोन. तो यहाँ पे प्रेपोजिशन रहेगा, हटेगा नहीं. आकी टेलीफोन तिल क्या बना? इल टेलीफोन. प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन था. ठीक है, आई होप कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने डिटेल में शुरू में कराए और इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हो. इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग. इस टॉपिक में टाइम लगता है एंड टाइम लो. ठीक है, और जब कॉन्फिडेंट हो जाओ ना तभी इस वीडियो पे वापस आना और ये लास्ट एक्सरसाइज ट्राई करना ऑफ डिस्कोर रैपोर्टे, जहाँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको इन सेंटेंसेस को चेंज करना है. ठीक है, कॉन्फिडेंटली इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिएगा. जब हो जाए आंसर्स को यहाँ से मैच कर लीजिएगा. ठीक है, हो गया क्या टॉपिक? आज के लिए तो हो गया. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे जाना है फ्रेंच में, जैसे तैसे
सीख लिया। अगले हफ्ते मिलूंगी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां सिखाऊंगी इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच पे कैसे आना है। तब तक के लिए और कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।